चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं एक सिंपल से क्वेश्चन से। एक हेमिस्फीयर है यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, जिसके कारण ड्यू टू the uniformly charged hemisphere, the electric field at the center is E naught. Find the electric field at the center due to portion AB of the hemisphere. Try again. क्वेश्चन मैंने बोला था सिंपल है, रीजन बीइंग सिंपली सिमेट्री से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हेमिस्फीयर है तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, कैन आई सी एट 90 डिग्रीज टू दिस रेडियस आएगा, कुछ इधर बिल्कुल सिमेट्रिकल। मीन सेंटर पे अगर एंगल देख रहे हैं पाई, तो एंगल बाइसेक्टर के अलोंग जाएगा। बिल्कुल यही सिमेट्री हम लोगों को यहाँ पे यूज करनी है। से इस पार्ट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो EAB बोल रहे हैं, E1 एंड EBC बिकॉज ऑफ पार्ट BC ये आ रहा है आपका E2। इस पार्ट के कारण यहाँ पे फील्ड E1, रिमेनिंग पार्ट के कारण यहाँ पे फील्ड E2। क्लियर है ना? अगर हम E1 और E2 का वेक्टर सम लें, कैन आई से हमको E0 मिलना चाहिए। इसके कारण AB पोर्शन के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी एंगल बाइसेक्टर के अलोंग जाएगा, ये हम लोग E1 बोल रहे हैं। हाउ मच इज गोइंग टू बी दिस एंगल? ये एंगल है कितना है ये? θ/2। क्लियर? अब BC पार्ट के कारण अगर देखेंगे तो वो फील्ड कितना है बिकॉज ऑफ पार्ट BC, फिर से एंगल बाइसेक्टर के अलाउंग जाएगा। ये टोटल एंगल आप देखोगे 180 माइनस थीटा है। अगर ये टोटल एंगल 180 माइनस थीटा तो इसका आधा एंगल कितना होगा? 90 माइनस θ/2। 180 माइनस थीटा होल डिवाइड बाई 2। ये एंगल भी कितना? ये एंगल भी आपका π/2 माइनस θ/2। तो E2 इधर आ रहा है, ये एंगल कितना आ रहा है? π/2 माइनस θ/2। क्लियर? E1 और E2 का रिजल्टेंट ही E0 होगा। E1 E2 का रिजल्टेंट मींस इस पूरे हेमिस्फीयर के कारण फील्ड, इनका रिजल्टेंट इधर इसलिए क्योंकि सिमेट्री के कारण हम देखें इधर ही कंपोनेंट बचेगा, तो इन दोनों का कंपोनेंट इधर वाला कैंसिल कर जाएगा। E1 का कंपोनेंट इधर कितना? E1
cos थीटा बाई 2, इधर E1 sin थीटा बाई 2। इसी तरह से E2 का कंपोनेंट देखोगे आप, इधर आएगा E2 cos ऑफ थीटा बाई 2, इधर आएगा E2 sin ऑफ थीटा। क्लियर है? E1 cos थीटा बाई 2 और E2 sin थीटा बाई 2 ये एक दूसरे को क्या करेगा? कैंसिल कर देगा। सो E1 cos थीटा बाई 2 इज इक्वल टू E2 sin थीटा बाई 2। यहां से देखिए तो E2 कितना आएगा? E1 cot थीटा बाई 2। E1 ही हमको फाइंड करना है, इसलिए E2 हमने क्या किया? E1 के टर्म्स में रख लिया। अब इन दोनों का सम मींस E1 sin थीटा बाई 2 प्लस E2 cos थीटा बाई 2, ये वैल्यू कितना आना चाहिए? दिस शुड बी इक्वल टू E नॉट। ना E2 का वैल्यू अगर आप सब्स्टिट्यूट कर दें तो आ रहा है E1 sin थीटा बाई 2 प्लस E2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 बाई sin theta by 2 is equal to E naught. So what is the value of E1 coming out to be equal to? ये आ रहा है E naught sin theta, क्योंकि अगर आप LCM लोगे सर यहाँ E1 हो जाएगा, LCM अगर आप लोगे तो ये आएगा E1 कॉमन cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, न्यूमरेटर में आ जाएगा 1 बाई ये साइन थीटा बाई 2 बचा रहेगा। इसी तरीके से अगर रिमेनिंग पार्ट के कारण हम E2 देख रहे हैं तो वो E2 कितना आ जाएगा? E नॉट cos थीटा बाई 2। क्लियर है? यहीं पे पुट कर देना E1 का वैल्यू sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 बाई sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 बचा। नोट कर लीजिए इसको। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये एक यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस ए है, चार्ज क्यू। इट इज सराउंडेड बाय अ कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल। इसका भी चार्ज क्यू है और रेडियस बी। This is a shell and this is a solid sphere.
कॉन्सेंट्रिक है। लिखिए क्वेश्चन, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड at a distance x from the center if first part x is less than a, second part x lies between a and b, and third part x is greater than b. क्लियर? चलिए सॉल्व करिए इसको। सपोज x लेस देन a केस ले रहे हैं, गॉसियन कुछ ऐसा होगा जिसका रेडियस x है। दो तरीके से प्रोसीड कर सकते हैं, एक तो हम लोग स्टार्टिंग से फिर से गॉस लॉ लगाएं, चार्ज एनक्लोज्ड फाइंड करें और उसकी हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्ट है, या फिर अगर आपको सॉलिड स्फीयर और स्फेरिकल शेल का रिजल्ट याद है तो भी आप डायरेक्टली बता सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। चलिए पहले गॉस लॉ लगाते हैं हम लोग। चार्ज एनक्लोज्ड क्या लिखेंगे हम? चार्ज एनक्लोज्ड क्यू चार्ज कितने वॉल्यूम के ऊपर स्प्रेड है? सॉलिड स्फीयर के ऊपर यूनिफॉर्मली स्प्रेड है। सो क्यू चार्ज इज स्प्रेड ओवर वॉल्यूम 4/3 पाई ए क्यू। ये हो गया चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, मीन्स चार्ज कॉरस्पॉन्डिंग टू यूनिट वॉल्यूम। अगर हमको यूनिट वॉल्यूम का चार्ज पता है तो कितना चार्ज आने वाला है इस वॉल्यूम का? 4/3 पाई एक्स क्यूब का इंटू 4/3 पाई एक्स क्यूब। ये आ जा रहा है आपका क्यू एक्स क्यूब बाई ए क्यूब। क्लियर है? Now, E into 4 pi x square is equal to charge enclosed divided by epsilon naught। तो E कितना आ गया? qx by 4 pi epsilon naught ये रिजल्ट हम लोग पहले से भी जानते थे सॉलिड स्फीयर का। चलिए अब इसी को दूसरे तरीके से चेक करते हैं। स्फीयर का रिजल्ट अगर देखें, सॉलिड स्फीयर के कारण यही रिजल्ट था qx by 4 pi epsilon naught r क्यूब। अब ये पॉइंट जो यहां पे है ये स्फेरिकल शेल के लिए कौन सा पॉइंट है? इनसाइड या आउटसाइड? दिस पॉइंट इज inside point for the spherical shell. Inside a uniformly charged spherical shell, electric field कितना आ रहा था? 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण नहीं आएगा, सिर्फ इसके कारण रहेगा। Hence, this is the result जो हमको मिलने जा रहा है। क्लियर? सेकंड केस में आते हैं, जब x ए से बी के बीच में है। ना गॉसियन सरफेस हमारा चेंज हो जाएगा।
गॉसियन सरफेस का रेडियस x रहेगा दिस टाइम, वेयर x इज गोइंग टू बी लाइन बिटवीन a एंड b. ये हमारा x. क्लियर? नाउ इस पॉइंट की बात करें तो ये पॉइंट स्फीयर के लिए आउटसाइड पॉइंट है और शेल के लिए इनसाइड पॉइंट है. तो ये सॉलिड स्फीयर इस पॉइंट के लिए कैसे बिहेव करेगा? पॉइंट चार्ज एट इट्स सेंटर. तो q/4πε0 x स्क्वायर सॉलिड स्फीयर के कारण इस पॉइंट पे फील्ड. शेल के लिए इनसाइड पॉइंट पे कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? 0. और आउटसाइड पॉइंट के लिए शेल कैसे बिहेव करता है? पॉइंट चार्ज एट इट्स सेंटर. तो कितना रिजल्ट एक्सपेक्टेड है? q/4πε0 x स्क्वायर. चलिए गॉस लॉ से चेक कर लेते हैं एक बार. एलएचएस हमारा फिक्स है. इस केस में जो चार्ज एनक्लोज्ड है वो कितना है? हॉलो स्फीयर का चार्ज सरफेस पे है. इस गॉसियन के अंदर इसका कोई चार्ज नहीं आएगा हॉलो स्फीयर का. बट सॉलिड स्फीयर का अगर आप चार्ज देखो, ये पूरा का पूरा इस गॉसियन के अंदर है. तो जो चार्ज एनक्लोज्ड हमको दिख रहा है वो कितना है? Q. हेंस क्या लिखेंगे हम लोग? E इंटू 4πx² इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट. Therefore, E is equal to Q by 4πε0 x square. क्लियर है? थर्ड केस जो हम लोग कंसिडर करने जा रहे हैं वो केस है x ग्रेटर देन b. मीन्स गॉसियन कहीं यहां लेके जा रहे हैं, पॉइंट कहीं यहां आएगा x डिस्टेंस. दोनों तरीके से फिर से देख लेते हैं. जाना हुआ जो रिजल्ट है उससे भी, और गॉस लॉ अगर कोई रिजल्ट याद नहीं है तो गॉस लॉ लगा करके भी. बट आई वुड सजेस्ट कि आप रिजल्ट याद रखिए, जो जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है सॉलिड स्फीयर स्फेरिकल शेल का, और उनको लेके सीधा आगे बढ़ते जी. ना इस स्फेरिकल शेल और इस सॉलिड स्फीयर दोनों के लिए ये पॉइंट आउटसाइड पॉइंट है. आउटसाइड पॉइंट के लिए सॉलिड स्फीयर हो या स्फेरिकल शेल, अगर दोनों यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हैं, they behave like point charges located at their centers. तो ये दोनों ही चार्जेस अब सेंटर पे आ जाएंगे. तो सेंटर पे ऑल टुगेदर कितना चार्ज हो गया? 2q. उस 2q चार्ज के कारण x डिस्टेंस पे फील्ड कितना आएगा? 2q by 4πε0 x square. क्लियर? So electric field at point P जो मिलेगा हमको, that will be 2q by 4πε0 x square. अब इसको एक बार वेरीफाई कर लेते हैं. कितना चार्ज इस गॉसियन के अंदर आएगा? इस गॉसियन के अंदर आप देख सकते हो इस शेल का भी टोटल चार्ज आएगा और इस सॉलिड स्फीयर का भी टोटल चार्ज आएगा. मींस इसके अंदर जो टोटल चार्ज एनक्लोज्ड है दैट इज q प्लस q. कितना चार्ज इंक्लोज्ड आ रहा है उसके अंदर? 2q. E इंटू 4πx² दैट इज चार्ज एनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन.
देयरफॉर ई कितना आ गया 2q by 4 pi epsilon naught x square। क्लियर है, नोट कर लीजिए। चलिए लिखिए अगला क्वेश्चन। अ पॉइंट चार्ज कैपिटल Q is placed at the center of a thick spherical shell whose volume charge density is given by rho equal to alpha by x, where alpha is a constant and x is distance from the center. First, find capital Q so that the electric field in the region of the spherical shell ब्रैकेट में कर दीजिए रीजन x greater than r but less than 2 is a constant। इस रीजन में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट चाहिए। क्लियर है, ट्राई करिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में हमको कांस्टेंट चाहिए, बस ये रिजल्ट आना चाहिए, ये ध्यान रखना है। अब उसके लिए जो कंडीशन आना होगा आ जाएगा। अगर हम एट ए डिस्टेंस x इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं
चार्ज डेंसिटी कैसा है, कांस्टेंट या वेरिएबल? वेरिएबल है, तो यहाँ पे जो वेरिएबल पार्ट है वहां पे एक एलिमेंट कंसिडर करना होगा कोई। से इसका रेडियस r है और इसका जो थिकनेस है वो dr है। See, this is small r और r उसमें जो स्मॉल चेंज आ रहा है दैट इज dr। क्लियर है? अब जो ये एलिमेंट्री शेल हमने कंसिडर किया है इसका रेडियस है स्मॉल r, मीन्स इसके हर पॉइंट का जो डिस्टेंस सेंटर से है वो स्मॉल r है। तो इस एलिमेंट के लिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितनी हो जाएगी? कैन आई से अल्फा बाई r? ये है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर जो x था, तो x की जगह कितना आ गया r। क्लियर है? अब हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं कितना चार्ज इस गॉसियन के अंदर आएगा जिसका रेडियस हमने x ले रखा है। तो ये चार्ज एनक्लोज्ड कितना आएगा? सबसे पहले तो ये चार्ज जो सेंटर पे है वो एनक्लोज्ड है इस गॉसियन के अंदर, प्लस अब यहां पे देखेंगे इस पोर्शन में वेरिएबल चार्ज डेंसिटी है, तो इंटीग्रेशन ऑफ रो डीवी कर दे। कितने वॉल्यूम तक का चार्ज हमको चाहिए? इस वॉल्यूम तक, इस स्फेरिकल शेल के वॉल्यूम तक का जिसका इनर रेडियस है कैपिटल R और आउटर रेडियस है x। तो ये कितना आएगा? कैपिटल Q प्लस रो कितना है अल्फा बाई r, dv क्या लिखेंगे 4 पाई r स्क्वायर इंटू dr। इस r के ऊपर लिमिट कहां से कहां जाने वाला है? कैपिटल R से x। एक r देखो आप कैंसिल हो जा रहा है, एक r बचा रह गया, ये आ रहा है q प्लस 4 पाई अल्फा r dr फ्रॉम कैपिटल R टू x। ये आ गया q प्लस 2 पाई अल्फा x स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। r dr आ जाएगा r स्क्वायर बाई 2, 2 कैंसिल, r से x लिमिट पुट किया तो x स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। क्लियर? अब e इंटू 4 पाई x स्क्वायर दैट इज चार्ज एनक्लोज्ड। कितना है चार्ज एनक्लोज्ड? बाई एप्सिलॉन। इसी टर्म को जस्ट रीअरेंज कर दिया हमने, q के साथ ये कांस्टेंट वाला टर्म रख लिया, तो ये है q माइनस 2 पाई अल्फा r स्क्वायर, और जो वेरिएबल वाला पार्ट है x स्क्वायर उसको अलग रख दिया। e अब देखेंगे कितना आएगा, e इज कमिंग आउट टू बी q माइनस 2 पाई अल्फा r स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर प्लस अल्फा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये पार्ट अगर आप ध्यान से देखो दिस इज कांस्टेंट, बट ये वाला पार्ट वेरिएबल दिख रहा है। हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में कांस्टेंट चाहिए। अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड के रिजल्ट को x के इंडिपेंडेंट ले आए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन ऑटोमेटिकली बिकम्स कांस्टेंट। अगर
इस इलेक्ट्रिक फील्ड के रिजल्ट को हम x के ही इंडिपेंडेंट लिए हैं तो ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो गई। अगर इसको x के इंडिपेंडेंट लाना है तो वेरिएबल पार्ट हमेशा के लिए जीरो कर देना होगा। उसके लिए हम इस पार्ट को जीरो कर दें। अगर न्यूमरेटर जीरो कर दें तो x के हर वैल्यू के लिए ये जो फर्स्ट टर्म है वो जीरो आएगा। सो फॉर फील्ड टू बी कांस्टेंट Q has to be equal to 2 pi alpha r square। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना मिला? अल्फा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर यही आपको Q के टर्म्स में पूछा जाए तो अल्फा का वैल्यू यहां से पुट कर दीजिए, Q बाई 2 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है? बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा, इसको हमेशा नोट कर लीजिए। अब हम लोग कुछ कैविटी के प्रॉब्लम्स वगैरह डिस्कस करेंगे। उसके पहले एक ऑलरेडी किया हुआ प्रॉब्लम जो कि क्यू के टर्म्स में हम लोग किए हैं, सॉलिड स्फीयर का रिजल्ट रो के टर्म्स में फाइंड कर लेते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में। लिख लीजिए, यूनिफॉर्म solid sphere has uniform volume charge density rho and radius capital R. Find the electric field at a distance x from the center of the sphere if first part x is less than r and second part x is greater than r। चलिए खुद से सॉल्व करिए इसको। अगर हम लोग x लेस देन r कंसिडर करें तो चार्ज एनक्लोज्ड कितना है? रो पता है, यूनिट वॉल्यूम का चार्ज, यूनिट वॉल्यूम का चार्ज अगर रो है तो इनटू दिस वॉल्यूम, ये इस वॉल्यूम का चार्ज आ जाएगा।
rho into 4 by 3 pi x cube. This is the charge enclosed. E into 4 pi x square, ये आ जाएगा आपका रो इंटू 4 by 3 pi x cube by एप्सिलॉन नॉट. सो E का वैल्यू आ रहा है रो x by 3 एप्सिलॉन. और यही रिजल्ट मेनली हमारे काम का रिजल्ट होने जा रहा है. सेकेंड केस की बात करें, x जब r से बड़ा होगा, कहने से पूरा का पूरा चार्ज इसके अंदर है स्फीयर का. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड? ये चार्ज इनक्लोज्ड आ गया रो इंटू 4 by 3 pi r cube. So E into 4 pi x square is rho into 4 by 3 pi r cube divided by epsilon naught. So E equal to rho r cube by 3 epsilon naught x square. ये मेनली जो हमको काम आने वाला है रिजल्ट, वो इनसाइड वाला ही रिजल्ट है, इसी को यूज करेंगे ना. अगर चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अवे फ्रॉम द सेंटर. अगर चार्ज नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर. क्लियर? स्फीयर के केस में, स्फेरिकल सिमेट्री के केस में, पॉइंट चार्ज के केस में, इफ चार्ज इज पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है, जीरो है फिर तो कोई मतलब नहीं है, टुवर्ड्स या अवे है, मीनिंगलेस. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पॉजिटिव चार्ज के कारण अवे फ्रॉम द चार्ज, अवे फ्रॉम द सेंटर. अगर नेगेटिव चार्ज है तो टुवर्ड्स द चार्ज, टुवर्ड्स द सेंटर. क्लियर है? याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिए. एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस है r. इसमें एक कैविटी बना दिया गया जिसका रेडियस से a है. देखिए, फ्रॉम अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर, ब्रैकेट में कर दीजिए रो कॉमा कैपिटल R, a sphere of radius a is taken out.
find the electric field at any point P inside the cavity if D is the distance between the center of the sphere and center of the cavity. चलिए इसको कैसे ट्राई करेंगे? नेगेटिव मास कॉन्सेप्ट याद है, वो हाइपोथेटिकल होता था, बट चार्ज के केस में नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट करता है, तो बेसिकली यहाँ एक रियल कॉन्सेप्ट लगाना है। ये इस पूरे प्लस रो पे जितने रीजियन में आपको कैविटी जनरेट करना है, जितने रीजियन को चार्ज फ्री बनाना है, जितने रीजियन में चार्ज की कैविटी बनानी है, उतने रीजियन में माइनस रो भी डाल दीजिए। तो इस वॉल्यूम में पहले कितना चार्ज था? रो इंटू 4/3πa³। उतना ही नेगेटिव चार्ज डेंसिटी डालने के कारण उतना ही नेगेटिव चार्ज भी आ गया इस रीजन में। तो माइनस रो चार्ज डेंसिटी डालने के बाद एक्स्ट्रा जो चार्ज उसी रीजन में आया, दैट इज माइनस रो इंटू 4/3πa³। जितना प्लस चार्ज था उतना ही माइनस चार्ज। नाउ द रीजन बिकम्स डिवॉइड ऑफ चार्ज। यहां पे कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं रहेगा, और यही तो हमको चाहिए था। क्लियर है? अभी जो रिजल्ट हम लोग डेराइव किया उसको बस डायरेक्टली आपको यूज कर लेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है। This figure is equivalent to एक बड़ा सा स्फीयर जिसका रेडियस r है, और जिस रीजन में कैविटी बनाना है, जिस रेडियस का कैविटी बनाना है, वो माइनस रो पुट करती है। जहां पे पुट करना है, जहां पे कैविटी बनानी है, इसको उठा के यहाँ रखती है। क्लियर? अब P पॉइंट पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला है, ये इस प्लस रो के कारण आएगा, प्लस माइनस रो के कारण क्या आएगा? दोनों के कारण जो नेट फील्ड आएगा P पॉइंट पे, वही रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा P पॉइंट पे। चलिए, से ये डिस्टेंस कंसिडर करते हैं R1। ठीक, ये पॉइंट अगर आप देखोगे, P कहीं यहां पे है, बिल्कुल इसके रेस्पेक्ट में वही लोकेशन से है, और ये आपका R1 वेक्टर ले लिया। अब बताइए, तो सेंटर से R1 डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना? सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P बिकॉज ऑफ प्लस रो, ये आता था मैग्नीट्यूड वाइज रो R1/3ε0। क्लियर? पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण फील्ड किधर होगा? अवे फ्रॉम द सेंटर। R1 वेक्टर के डायरेक्शन अगर आप देखोगे, सेंटर से पॉइंट P की तरफ लिया हमने, तो कहने से वेक्टर हो जाएगा रो R1 वेक्टर बाई 3ε0। क्लियर? अब से ये वेक्टर टुवर्ड्स द सेंटर, इसको R2 ले रहे हैं। R2 वेक्टर किधर है? P पॉइंट से इस कैविटी के सेंटर की तरफ।
आ जाते हैं इसमें। ये है आपका R2, ये है पॉइंट P। क्लियर? P पॉइंट पे हमने इस प्लस रो के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करके रखा हुआ है। अब इसी P पॉइंट पे अगर इस माइनस रो के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए तो हमको नेट फील्ड आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P बिकॉज ऑफ दिस माइनस रो कितना आएगा? सबसे पहले किस डायरेक्शन में आएगा? कहने से R2 वेक्टर के डायरेक्शन में, टुवर्ड्स द सेंटर। और मैग्नीट्यूड देखिएगा तो फिर से रो R2 by 3 एप्सिलॉन। चार्ज डेंसिटी नेगेटिव है इसलिए डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर आ रहा है। मैग्नीट्यूड चार्ज डेंसिटी का तो रो ही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड आएगा रो R2 by 3 एप्सिलॉन नॉट, बट टुवर्ड्स द सेंटर मींस R2 वेक्टर के डायरेक्शन में। इस P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं, ये पूरा रीजन का मतलब क्या है? विद कैविटी। दिस इज एनालॉगस टू वन बिगर स्फीयर ऑफ रेडियस r having charge density plus rho and one smaller sphere radius a having uniform charge density minus rho। इन दोनों का सुपरपोजिशन ही। अब इस प्लस रो के कारण P पॉइंट पे फील्ड फाइंड किए, माइनस रो के कारण पॉइंट P पे फील्ड फाइंड किए। इन दोनों का कंबाइंड सेटअप ही तो ये है। मींस हमने कैविटी के अंदर पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लिया। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, दिस कैन बी रिटन एज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P बिकॉज ऑफ प्लस रो प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P बिकॉज ऑफ माइनस रो। दोनों का वेक्टर सम ले लिया, ये आ गया रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट R1 वेक्टर प्लस R2 वेक्टर। ध्यान से देखो, R1 वेक्टर इधर है, R2 इस डायरेक्शन में। कहने से R1 और R2 दोनों वेक्टर्स ऑर्डर में हैं। R1 के हेड को R2 का टेल टच कर रहे हैं। Then using triangle law, R1 vector plus R2 vector can be written as D vector। D vector कहां से कहां डायरेक्टेड है? From A to B। तो ये आ गया आपका रो D by 3 एप्सिलॉन। D वेक्टर किधर से किधर डायरेक्टेड है? This is directed from the center of a sphere to center of cavity। डायरेक्शन फिक्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द कैविटी आपने देखा तो उसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो मैग्नीट्यूड आया है रो D by 3 एप्सिलॉन नॉट विच इज अ कांस्टेंट। इसको पॉइंट P के लोकेशन से कोई मतलब नहीं है। मींस कैविटी के अंदर किसी भी पॉइंट पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे वो एक ही मैग्नीट्यूड का रहेगा और एक ही डायरेक्शन में रहेगा। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट विद इन द कैविटी। अब इस पे बेस करके आपसे मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मान लीजिए यही कैविटी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर मान लीजिए यहां देख रहे हैं, कोई चार्ज पार्टिकल को आपने रिलीज किया यहां से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इसके पैरेलल है कुछ ऐसे।
इस डी वेक्टर के पैरेलल होगा। अब आपसे पूछा जा सकता है यहां से यहां ले जाने में कितना टाइम लगेगा। फोर्स हो गया आपका Q इंटू ई, जो कि आएगा कांस्टेंट, तो बोल सकते हैं एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट, लगा दीजिए एस इज यूटी प्लस हाफ एट स्क्वायर। क्लियर है? बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, ध्यान में रखिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ये दूसरी बार कांस्टेंट आ रहा है। पहला आया था एक इनफाइनाइट शीट के कॉरस्पॉन्डिंग और दूसरा इस कैविटी के अंदर। क्लियर है? सेम प्रॉब्लम को एक दूसरे तरीके से भी देखा जाता है, उसको भी देख लेते हैं साथ ही साथ। Two identical spheres have volume charge densities plus rho and minus rho. रेडियाई हम लोग आइडेंटिकल ही, आप रेडियाई डिफरेंट ले सकते हैं। एंड दे आर प्लेस्ड एज शोन। ये चार्ज के स्फीयर से एक दूसरे में इंसर्ट कर दिया गया है। सपोज फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। ये डिस्टेंस D गिवन है, ये रेडियस R, ये भी आपको R गिवन है। चलिए सिंपल सा क्वेश्चन है, सॉल्व करिए। फिर से पहले वाले क्वेश्चन की तरह प्लस रो के कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, माइनस रो के कारण फाइंड करेंगे और दोनों का वेक्टर सम ले लेंगे। प्लस रो के कारण P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहने से इधर होगा, so this is R1 away from the center. So electric field at point P because of plus rho is rho R1 by 3 epsilon naught. इसी तरीके से माइनस रो के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा कहने से वो टुवर्ड्स द सेंटर आएगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P because of minus rho is rho R2 by 3 epsilon naught. Now, how much is going to be net electric field at point P? This would be given by electric field at point P because of plus rho plus electric field at point P because of minus rho. Clear? ये आ जाएगा आपका रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट R1 वेक्टर प्लस R2 वेक्टर। फिर से आप देखिए यहाँ पे ये R1 वेक्टर और ये R2 वेक्टर ऑर्डर में है, इनका रिजल्टेंट क्या आएगा?
डी वेक्टर, तो यह आ गया रो डी वेक्टर बाई 3 एप्सिलॉन। तो इस केस में बात करें या कैविटी वाले केस में बात करें, बोल सकते हैं पॉजिटिव चार्ज के सेंटर से नेगेटिव चार्ज के सेंटर की तरफ फील्ड डायरेक्टेड होगा। फिर से फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट ही आ रहा है एट एनी पॉइंट P विद इन दिस रीजन, क्योंकि ये ना तो आर पे इस आर पे डिपेंड कर रहा है ना राइट वाले पे। क्लियर है? नोट कर लीजिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं सिलिंड्रिकल सिमेट्री। Due to an infinitely long straight wire having uniform linear charge density lambda, find the electric field at a point which lies at a distance r from the wire। चलिए इस प्रॉब्लम के थ्रू ही हम लोग सिलिंड्रिकल सिमेट्री देखने जा रहे हैं। जिस तरह से स्फेरिकल सिमेट्री में गॉस लॉ का LHS फिक्स हो जाता था, उसी तरह सिलिंड्रिकल सिमेट्री या पिल बॉक्स सिमेट्री जो भी देखेंगे उनके कॉरस्पॉन्डिंग LHS फिक्स रहेगा। तो हर प्रॉब्लम में हमको नया क्या करना रहेगा, सिर्फ चार्ज एंड क्लोज्ड फाइंड करना रहेगा। क्लियर है? अब ये पॉइंट जो r डिस्टेंस पे है, दूसरा पॉइंट एक यहां पे ले लिए जो r डिस्टेंस पे है, ये सारे के सारे पॉइंट्स आप देखोगे, इन सारे पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, क्योंकि ये सारे के सारे पॉइंट्स इस इनफाइनाइट वायर के लिए बिल्कुल आइडेंटिकल रहेंगे। हर पॉइंट को बोल सकते हैं, इस पॉइंट को भी ये पॉइंट मिड पॉइंट ट्रीट कर सकते हैं, इस वायर के मिड पॉइंट से r डिस्टेंस पे, ये भी इस वायर के मिड पॉइंट से r डिस्टेंस पे। ऐसा करते करते इधर भी हर तरफ लेते लेते सिलेंडर मिलने जा रहा है गॉसियन हमारा, से आर रेडियस का एक गॉसियन सिलेंडर कंसीडर कर रहे हैं जिसका लेंथ L है। क्लियर? नाउ से दिस इज रीजन 1, कर्व पार्ट को बोल रहे हैं रीजन 2, अगेन इस पार्ट को रीजन 3। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, बट उससे पहले हम लोग गॉस लॉ के LHS को फिक्स करने जा रहे हैं फॉर द केस ऑफ सिलिंड्रिकल सिमेट्री। क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds। क्लोज्ड इंटीग्रेशन इस सिलेंडर के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, जो कि एक 3 डायमेंशनल इंक्लोजर है। अगर इसको हम तोड़ें तो इसको लिख सकते हैं E डॉट ds ओपन इंटीग्रल फॉर सरफेस 1 प्लस
E dot ds for surface 2 plus E dot ds for surface 3. क्लियर है? अब ध्यान से देखिए, यहां कहीं पॉइंट अगर लें तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी टेंजेंशियल इस सर्कुलर फेस के, जबकि एरिया वेक्टर जाने वाला है इसके परपेंडिकुलर. सो फॉर फर्स्ट पार्ट अगर देख रहे हैं, E डॉट डी एस 0 आएगा. रीजन, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्रीज. नाउ रीजन 3 की बात करें, कहीं पे पॉइंट अगर कंसिडर करें, इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन अवे फ्रॉम द वायर, एरिया वेक्टर किधर जाएगा? इसके परपेंडिकुलर. तो रीजन 3 के लिए भी देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहेगा फॉर एनी पार्ट ऑन द रीजन 3 सर्कुलर सरफेस. तो ये भी आने वाला है आपको 0. क्लियर? अब आते हैं पार्ट 2 पे, विच इज द कर्व्ड सरफेस ऑफ द सिलेंडर. यहां पे एक छोटा सा पार्ट अगर हम कंसिडर करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड आने जा रहा है रेडियली आउटवर्ड्स. अगर हम एरिया वेक्टर की बात करें तो वो एरिया वेक्टर भी रहेगा रेडियली आउटवर्ड्स. क्लियर? दोनों के बीच में कितने का एंगल आ रहा है? 0. तो ये आएगा आपका E ds cos 0. अगर हम कर्व्ड पार्ट के डिफरेंट पॉइंट्स पे देखें, कर्व्ड पार्ट का पॉइंट अगर यहां है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा रेडियली आउटवर्ड, इधर है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कांस्टेंट नहीं है. कर्व्ड पार्ट के डिफरेंट पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डिफरेंट है. रीजन भी मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह अलग अलग है ना. इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो सेम है, तो ये ई पार्ट बाहर आ गया फिर से. अब तक आपको दिख चुका होगा कि गॉस लॉ में जो हम लोग सरफेस लेते हैं वो ऐसा लेते हैं जिसके लिए या तो फ्लक्स 0 है या जहां फ्लक्स बचे उसके डिफरेंट पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, ताकि ये ई को हम बाहर ले पाए. अब ये डीएस का इंटीग्रेशन क्या दे देगा हमको? कर्व्ड सरफेस एरिया टोटल. इन छोटे छोटे एरियाज को हर जगह ऐड करते जा रहे हैं तो मिल रहा है हमको कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर, which is 2 pi r into n. This is curved surface area of cylinder. क्लियर है? तो जहां भी सिलेंड्रिकल सिमेट्री दिखेगी हम डायरेक्टली a इंटू 2 पाई आर एल यूज कर सकते हैं एलएचएस में ना. कितना लेंथ इस वायर का एनक्लोज हो रहा है इस सिलेंडर के अंदर? लेंथ एनक्लोज दिख रहा होगा आपको, एल है. इतना ही लेंथ एनक्लोज हो रहा है. इस लेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग चार्ज कितना है? लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, चार्ज ऑफ यूनिट लेंथ. तो एल लेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग चार्ज लैम्डा इंटू एल. अब गॉस लॉ लिख रहे हैं, E इंटू 2 पाई आर एल इज चार्ज एनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट. Therefore, E equal to lambda by 2 pi epsilon naught r. क्लियर है? तो एक चीज तो देख सकते हैं कि गॉस लॉ से इन मेनी केसेस कैलकुलेशन काफी
सिंपल हो जाता है। नोट कर लीजिए इसको। क्या गॉस लॉ का यूजफुलनेस इस फाइनाइट स्ट्रेट वायर के भी केस में होगा? पहले अगर आपको ध्यान में होगा, अभी हम जो सिलेंड्रिकल सिमेट्री जो लेते थे, ये वायर था और ये हर पॉइंट जो आर डिस्टेंस पे हैं ये सारे आइडेंटिकल होते थे। इस पॉइंट को भी बोलेंगे हम इस इनफाइनाइट वायर के मिड पॉइंट से आर डिस्टेंस पे है, और इस क्यू पॉइंट अगर कुछ अलग पॉइंट ले लें तो इसको भी बोलेंगे ये भी पॉइंट इस वायर के मिड पॉइंट से आर डिस्टेंस पे है। बट यहां आप देखोगे यही यूजफुलनेस गायब रहेगा। गॉस लॉ की वैलिडिटी अभी भी है, फ्लक्स आप लिख सकते हो बट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने में प्रॉब्लम आएगी। रीजन, एक पॉइंट अगर P हम आर डिस्टेंस पे लें, दूसरा पॉइंट यहां आर डिस्टेंस पे लें, ये दोनों सेम नहीं है, और तीसरा इधर भी ले लेते हो। यहां पे देखोगे एक साइड में एंगल कुछ भी नहीं है, दूसरे साइड में कुछ एंगल है, यहां दोनों तरफ सेम एंगल होगा, यहां कहीं देखोगे दोनों तरफ डिफरेंट एंगल्स, तो ये P और Q पॉइंट सेम बिहेव नहीं कर रहे, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा। क्लियर है? तो यहां पे गॉस लॉ की हेल्प से आप इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं फाइंड कर सकते। हाँ, फ्लक्स जरूर लिख सकते। अगर एक गॉसियन सिलेंडर ले लें जो कि इसको एनक्लोज करे फुल्ली, तो लैम्डा इनटू जो भी लेंथ है बाय एप्सिलॉन नॉट इज द फ्लक्स। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड हम नहीं बता पाएंगे, मींस गॉस लॉ की यूजफुलनेस नहीं रह जाएगी। चलिए लिखिए अगला क्वेश्चन। ड्यू टू an infinite uniformly charged hollow cylinder ब्रैकेट में कर दीजिए सिग्मा कॉमा आर, find the electric field at a distance x from the axis of the cylinder if first part x is less than r and second part x is greater than r. चलिए x रेडियस का
एक गॉसियन सिलेंडर कंसिडर कर रहे हैं। इन द वेरी फर्स्ट केस x जो है वो r से छोटा है। सो चार्ज एनक्लोज्ड कितना आएगा इस केस में? चार्ज एनक्लोज्ड अगर आप देखोगे सारा का सारा चार्ज सरफेस पे है, सिग्मा की बात कर रहे हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो अगर सारा का सारा चार्ज सरफेस पे है, कितना चार्ज ये अंदर वाला गॉसियन एनक्लोज करेगा? कुछ नहीं। सो चार्ज एनक्लोज्ड इज 0। एलएचएस लिखेंगे इनटू 2 पाई एक्सेल कर्व्ड सरफेस एरिया, दैट इज चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये कितना है? 0। क्लियर? अब इसी के सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड केस में एक सब हमको r से बड़ा लेना है। दिस टाइम इट शुड बी ग्रेटर देन r। ये है गॉसियन जो हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। इसका रेडियस है x, लेंथ है l। क्लियर? कितना चार्ज एनक्लोज हो रहा है यहां पे? चार्ज सिर्फ सरफेस पे प्रेजेंट है। तो अगर आप ध्यान से देखो, एल लेंथ इस सिलेंडर का एनक्लोज हो रहा है और वो चार्ज है इसके कर्व्ड सरफेस पे। तो इतने एरिया के कॉरस्पॉन्डिंग, इतने कर्व्ड सरफेस एरिया के कॉरस्पॉन्डिंग जो चार्ज है वो इनक्लोज होगा। कैपिटल आर है रेडियस इसका, तो कितना होगा चार्ज इनक्लोज? सिग्मा इनटू 2 पाई आर एल कर्व्ड सरफेस एरिया इस चार्ज सिलेंडर का देखना है क्योंकि चार्ज इसी पे प्रेजेंट है ना। एलएचएस कितना है? E इंटू 2 पाई एक्सएल, दैट इज चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। सो E का वैल्यू कितना आ जा रहा है? सिग्मा आर बाय एप्सिलॉन नॉट एक्स। सरफेस पे अगर देखेंगे कैन आई सी इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंड नहीं होगा। E इनसाइड देखोगे एट x इक्वल टू r 0 आएगा। E आउटसाइड देखोगे एट x इक्वल टू r, x का वैल्यू r पुट कर दोगे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो जस्ट इनसाइड जस्ट आउटसाइड वाला वैल्यू मैच नहीं कर रहे, इसलिए बोलेंगे बिफोर द टाइमिंग कि सरफेस पे फील्ड डिफाइंड नहीं है। और आपसे पूछा भी जाएगा सरफेस पे कितना फील्ड होता है हॉलो सिलेंडर की, जहां डिफाइंड होगा वही पूछा जाता है। क्लियर है? अगर आपको E वर्सेस x प्लॉट करने बोला जाए, x बीइंग डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर, तो क्या रिजल्ट दिखेगा? फिर से x इक्वल टू r, x इक्वल टू r के जस्ट राइट से ये प्लॉट जाएगा। 1 बाई x का डिपेंडेंस है, y इक्वल टू सम कांस्टेंट बाई x, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। नाउ ये वैल्यू कितना होगा? x इक्वल टू r के जस्ट राइट में वैल्यू है, ध्यान रखिएगा। वैल्यू ऑफ फील्ड just outside the cylindrical shell। इस चीज को ध्यान रखिए। क्यों? क्योंकि सरफेस पे फील्ड डिफाइंड नहीं।
अगला क्वेश्चन, ड्यू टू a uniformly charged infinite solid cylinder having uniform volume charge density rho find the electric field at a distance x from the axis of the cylinder if first part x is less than r, second part x is greater than r, and third part x equal to r. सरफेस पे डिफाइंड है, इसलिए यहाँ पे पूछा जा रहा है। सॉलिड्स के केस में सरफेस पे डिफाइंड रहता है, हॉलो वाले के केस में सरफेस पे डिफाइंड नहीं रहता है। चलिए सॉल्व करिए इसको। चलिए फर्स्ट केस देखते हैं, when x is less than capital R। सिलेंडर का सिमेट्री है, तो जो गॉसियन होगा वो सिलेंडर आएगा, गॉसियन सरफेस। से x रेडियस का और l लेंथ का गॉसियन कंसीडर कर। कितना चार्ज इनक्लोज हो रहा है इसमें? चार्ज जो इनक्लोज देख रहे हैं हम लोग, दैट इज रो इनटू इसका वॉल्यूम। चार्ज पूरे वॉल्यूम के ऊपर स्प्रेड है, तो जितना वॉल्यूम इस गॉसियन के अंदर आएगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग चार्ज इनक्लोज होगा, और वो चार्ज इनक्लोज आएगा रो इनटू वॉल्यूम, क्योंकि रो यहां कांस्टेंट गिवन है। वॉल्यूम कितना है? पाई आर स्क्वायर एच पाई एक्स स्क्वायर एल। नाउ ई इंटू 2 पाई एक्स एल, दैट इज रो पाई एक्स स्क्वायर एल बाई एप्सिलॉन नॉट। सो ई का वैल्यू कितना आ गया? रो एक्स बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। देख सकते हो आप ई का वेरिएशन एक्स के साथ लीनियर है, स्ट्रेट लाइन, y इक्वल टू m इंटू एक्स, स्ट्रेट लाइन, दैट टू पासिंग थ्रू ऑरिजिन। नाउ x अगर r से बड़ा लें तब क्या बोलेंगे? तब यही गॉसियन सिलेंडर हमको आउटसाइड लेना होगा। अब सबसे पहली चीज, चार्ज एनक्लोज्ड इस केस में कितना आएगा? अगर
से देखो तो जो चार्ज एनक्लोज्ड आएगा वो इस वॉल्यूम के कॉरस्पॉन्डिंग आएगा। क्लियर है? और ये चार्ज एनक्लोज्ड है रो इंटू पाई आर स्क्वायर एल। रीजन, जो भी चार्ज डेंसिटी प्रेजेंट है इस सिलेंडर के अंदर है, मींस रेडियस कैपिटल आर तक ही है, उस कैपिटल आर के बाहर कोई चार्ज डेंसिटी प्रेजेंट नहीं है, मींस कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है। सो E into 2 pi xl is charge enclosed by epsilon naught। तो E कितना आ गया? रो r स्क्वायर बाई 2 epsilon naught x। देख सकते हैं y इक्वल टू k बाई x, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला सॉर्ट ऑफ थिंग आ रहा है। E एट द सरफेस क्या देखेंगे? E आउटसाइड है ये, फॉर x इक्वल टू r, x का वैल्यू अगर r पुट कर दे कितना आएगा? रो r बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। E इनसाइड देखें फॉर x इक्वल टू r, ये भी कितना? रो r बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सो E एट द सरफेस कितना आएगा? यही वैल्यू रो r बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अब अगर हम E वर्सेस R प्लॉट करने जाएं, कैसा दिखेगा प्लॉट? E वर्सेस X, इनिशियल स्ट्रेट लाइन X इक्वल टू R पे कितना? ये वैल्यू रो R बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद इन्फिनिटी पे जाके 1 बाई x का वेरिएशन। क्लियर है? नोट कर लीजिए इसको। तो नेक्स्ट क्लास फिर हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे।